गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट, जैसा आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपकी जो 12वीं एग्रीकल्चर है उसके अध्याय फर्स्ट के बारे में, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अध्याय फर्स्ट के बारे में। ये चैप्टर आपका सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे टिपिकल भी है। सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न इसी चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके टीचर ने, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा वहाँ आपको समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि काफ़ी क्लिष्ट भाषा का उपयोग इस चैप्टर में हुआ है और हमारे टीचर जो हैं वो पूरी किताब को हमें उतरवा देते हैं। मैंने भी यूट्यूब पर देखा है, कई सारे टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो उस पीपीटी को लेते हैं किताब वाली को और उसको ज्यों का त्यों पेज की अंडरलाइन करके आप लोगों को पागल बना रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने का मतलब होता है उसको तैयार करना और उसको इस तरह से तैयार करना कि वो एक ही बार में आपको क्लियर हो जाए, ना कि वो किताब की तरह उसको रटना। आपको रटना नहीं है, केवल चैप्टर को समझना है और वो मैं आपको एक पूरा काम इस वीडियो में करूंगा। ठीक है, सभी लोग एक बार वीडियो को जब देखें मुझे बता के जरूर जाए जाने से पहले कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और मेरे हिसाब से जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखेंगे सभी को चैप्टर काफी समझ में आएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं पूछी जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे। तो मैंने यहाँ पूरे चैप्टर की जितनी भी हेडिंग है वो सारी हेडिंग लिख रखी है। इससे होता क्या है, इससे मुझे पता रहता है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट इस पूरे चैप्टर में याद करने हैं। ये सारी हेडिंग है इस चैप्टर की जो हमें एग्जाम में पूछी जाएंगी। अब हमारी शुरुआत कहाँ से होगी चैप्टर की? हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है परिचय से। सबसे पहले मैं आपको परिचय बता दूं, परिचय में आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर के परिचय में 5 सवाल आएंगे। कौन कौन से सवाल हैं वो मैं आपको जनरली बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं तो आप लोगों से जो सवाल पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि एकल वर्ण की खोज किसने की। पादपों में जो एकल वर्ण है, एकल वर्ण या एकल संकरण, वो किसने खोजा? तो ध्यान रखना ये खोजा था निल्सन एहल ने। किसने खोजा? निल्सन एहिल। केवल 5 प्रश्न आपको यहां ध्यान रखने हैं। दूसरा दूसरा हमें आएगा जो भी हमारे पादप हैं उनमें शुद्ध वंशक्रम चयन को किसने खोजा? शुद्ध वंशक्रम चयन। तो शुद्ध वंशक्रम चयन की खोज किसने की? ये की जोहानसन ने। किसने की? जोहानसन ने की। वहीं अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करूं तो वो हमें पूछा जाएगा कि वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागति। तो ये बिल्कुल सरल है, ये आप सभी को पता होगा कि जो वंशागति के नियम है वो किसने दिए? वो मेंडल ने दिए। वंशागति के नियम किसने दिए? मेंडल ने। कब दिए? वर्ष 1856 में। फिर एक प्रश्न आपको आता है कि जो वंशागति के नियम है इनकी पुनः खोज कब हुई? वंशागति के नियमों की पुनः खोज कब हुई? तो ध्यान रखना ये हुई वर्ष 1900 में। एक लास्ट प्रश्न आपको और आता है और वो प्रश्न आएगा कपास की संकर किस्म, कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो वो है आपकी H4। कौन सी है? H4। इस चैप्टर में जो सामान्य परिचय आपको दिया हुआ है उसमें से केवल 5 प्रश्न आपके बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे दोबारा से देख लो। एकल संकरण को किसने खोजा? निल्सन एहिल ने खोजा। शुद्ध वंशक्रम की खोज किसने की? जोहानसन ने की। वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने। कब? 1856 में। मेंडल के नियमों को पुनः कब खोजा गया? वर्ष 1900 में खोजा गया। कपास की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? तो H4 है। ये 5 प्रश्न आपके क्लियर हो गए और हमारा सामान्य परिचय भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? परिभाषा। अब हम जानते हैं पादप प्रवर्धन की परिभाषा क्या है। अगर मैं स्टूडेंट्स परिभाषा की बात करूं तो जनरली हम देख लेते हैं कि हमें किस तरह से प्रश्न जो है पूछा जाएगा और हम जवाब कैसे देंगे। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब मैं बात कर रहा हूं पादप प्रजनन की परिभाषा। अब परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? जो पादपों का जीन प्रारूप है,
पादपों का क्या है, जीन प्रारूप, उस जीन प्रारूप में परिवर्तन करके, पादपों के जीन प्रारूप में परिवर्तन करके मानव उपयोगी बनाना, मानव उपयोगी बनाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टूडेंट्स पादप प्रजनन। आपको रटना नहीं है, कुछ भी समझ लो। जो पादपों का जीन प्रारूप होता है, उनके जीन प्रारूप में परिवर्तन करके पादपों को मानव उपयोगी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाएगी आपकी पादप प्रजनन। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, पादप प्रजनन। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है पादप प्रजनन के उद्देश्य। अब अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं तो चलिए हम थोड़ा सा उद्देश्य भी देख लेते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। और आपको प्रश्न भी पूछा जाता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य कौन कौन से हैं। बिल्कुल सरल है, मैं अब उद्देश्य आपको बता दूं तो नंबर वाइज में लिखवा देता हूं यहाँ उद्देश्य। अब देखो पादप प्रजनन के उद्देश्य कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले मैं प्रजनन के उद्देश्यों की बात करूं, हम पादप प्रजनन क्यों करवाते हैं, ताकि हमें अधिक उपज प्राप्त हो। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया अधिक उपज प्राप्त करना। पहला उद्देश्य क्या है, अधिक उपज प्राप्त करना। दूसरा उद्देश्य क्या होगा, दूसरा उद्देश्य होगा हमारा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। क्या होगा, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार। जो भी हम फसलों से उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाए, सुधार हो जाए, इसीलिए हम क्या करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं। और भी अगर मैं बात करूं, अब यहाँ काफी इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक हमारा आता है रोग रोधी किस्मों का विकास। ऐसी किस्मों का विकास करना जिनमें रोगों का प्रकोप ना हो, रोग रोधी किस्मों का विकास। वहीं अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा कीट रोधी किस्मों का विकास। वहीं अगर मैं बात करूं अगला क्या आएगा हमारा, रोग रोधी हो गई, कीट रोधी हो गई। अगली अगर मैं बात करूं लवणता रोधी किस्मों का विकास। वहीं अगर मैं बात करूं शुष्कता रोधी, सूखा रोधी किस्मों का विकास। वहीं अगर मैं बात करूं शाकनाशी रोधी किस्मों का विकास। ये क्या हो गए, ये सारे हमारे पादप प्रजनन के उद्देश्य हो गए। आपकी किताब में बहुत सारे उद्देश्य दे रखे हैं, लेकिन सभी को याद करने का कोई मतलब नहीं है। हमें केवल इतना सा प्रश्न आता है कि पादप प्रजनन के उद्देश्य लिखिए। तो जब आपको 1.5 नंबर का प्रश्न पूछा जाए तो कोई 3 उद्देश्य आपको लिखने हैं। और अगर आपको बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये जो भी मैंने उद्देश्य लिखे हैं सबसे सरल इनके आप नाम लिख दो केवल। कौन कौन से, अधिक उत्पादन प्राप्त करना, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, रोग रोधी किस्मों का विकास, कीट रोधी किस्मों का विकास, लवणता रोधी किस्मों का विकास, सूखा रोधी किस्मों का विकास और शाकनाशी रोधी किस्मों का विकास। और भी इसका उद्देश्य होता है नई किस्मों का विकास, नई फसलों का विकास, ये भी क्या है, इनके उद्देश्य हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारे 3 पॉइंट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। मुझे विश्वास है तीनों पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं अगले चौथे पॉइंट पर। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मुझे वीडियो को लाइक जरूर करें और लास्ट में जाने के बाद में शेयर भी जरूर करना है आपको वीडियो को, और बताना भी है कि ये जो क्लास है वो आपको कैसी लगी। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे हमारा सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने ये 3 चीजें तो आपको कराई दी, परिचय, परिभाषा और उद्देश्य।
तीनों चीजों को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चौथा पॉइंट है प्रजनन की क्रियाएं। चौथा पॉइंट क्या है, प्रजनन क्रियाएं। अब अगर हम बात करें पादपों में प्रजनन की क्रियाएं, पहला प्रश्न पूछा जाएगा पादप प्रजनन की क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना प्रजनन की क्रियाएं कौन कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट विविधता उत्पादन, नंबर सेकंड चयन, नंबर थर्ड मूल्यांकन, नंबर फोर्थ गुणन और नंबर फिफ्थ क्या है, ये आपका वितरण। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए पादप प्रजनन की क्रियाएं कौन कौन सी है, तो 5 क्रियाएं हैं, विभिन्नता उत्पादन, चयन, मूल्यांकन, गुणन और वितरण। अब देखो एक क्वेश्चन आपको और आएगा जनरली, तो बहुत बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। आपको प्रश्न आता है कि पादप प्रजनन के लिए सबसे आवश्यक गुणधर्म कौन सा है। सबसे आवश्यक जो गुणधर्म है वो है विभिन्नता। ध्यान रखना पादप प्रवर्धन के लिए सबसे आवश्यक जो गुणधर्म है वो क्या है, विभिन्नताएं हैं। और विभिन्नता का उत्पादन कैसे होता है, तो ये जो हमारे 8 पॉइंट दिए हुए हैं इनके आधार पर हम क्या करते हैं, विभिन्नताओं का उत्पादन करते हैं। मैं आपको बता दूं इस स्क्रीन पर जो पॉइंट दिए हुए हैं ये वाले आपको हर साल बोर्ड के एग्जाम में 2 या 3 पॉइंट पूछे आते हैं। हर साल आप पेपर उठा के देख लेना पिछले साल वाले, हर साल इनमें से 2 या 3 पॉइंट आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं पॉइंटों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा विभिन्नता उत्पादन किस आधार पर किया जाता है, तो इन सभी के आधार पर हम क्या करते हैं, पादपों में विभिन्नताओं का उत्पादन करते हैं। फिर आपको डायरेक्टली इनके बारे में भी प्रश्न आते हैं, तो हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ग्राम्यन की। ग्राम्यन किसे कहते हैं, डायरेक्टली आपको सवाल आएगा। अगर मैं स्टूडेंट्स ग्राम्यन की बात करूं तो ग्राम्यन किसे कहेंगे, जो हमारी जंगली प्रजातियां होती हैं, जंगली प्रजाति या मैं कहूं जंगली प्रारूप, जंगली प्रारूप या जंगली प्रजाति, जंगली प्रजाति इनकी खेती करना, खेती करना क्या कहलाता है, ग्राम्यन कहलाता है। पादपों की जो जंगली प्रजातियां होती हैं, जो जंगली प्रारूप होते हैं, उनकी खेती करना क्या कहलाता है, वो आपका ग्राम्यन कहलाता है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आएगा ग्राम्यन से क्या तात्पर्य है, तो जंगली प्रजाति या प्रारूप की खेती करना ग्राम्यन कहलाता है। वही अगर मैं बात करूं जनन द्रव्य किसे कहते हैं, जो हमारी पादप प्रजाति होती है, क्या होती है, पादप प्रजाति। उन पादप प्रजातियों में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, क्या पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। उस आनुवांशिक पदार्थ को ही क्या कहा जाता है, उनका जनन द्रव्य कहा जाता है। आप लोगों से डायरेक्टली सवाल आएगा जनन द्रव्य से क्या तात्पर्य है, तो पादप प्रजातियों में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, जनन द्रव्य कहा जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं पादप पुनर्स्थापन क्या है, ये काफी अच्छा पॉइंट है। तो इसको मैं कह सकता हूं नए स्थानों पर, नए स्थानों पर फसल उगाना, फसल उगाना क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। जैसे मान लो बात करूं आपके गांव में आलू होते हैं, मेरे गांव में आलू नहीं होते, तो आपके गांव से ला करके मैं अपने यहाँ आलू उगाता हूँ, तो इसको क्या कहा जाएगा, पादप पुनर्स्थापन कहा जाएगा। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो नए स्थानों पर खेती करना, नए स्थानों पर फसल उगाना क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। या ऐसे स्थानों पर फसल उगाना जहां पहले से वह फसल मौजूद नहीं है, उसको क्या कहा जाएगा, पादप पुनर्स्थापन कहा जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगला क्या है, संकरण। संकरण के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पादपों के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है, संकरण कहलाता है। अगला है हमारा उत्परिवर्तन। अगर मैं उत्परिवर्तन की बात करूं तो ये क्या है, जो हमारे फसलों के जीन प्रारूप हैं, क्या है, जीन प्रारूप। उन जीन प्रारूपों में आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी फसलों या पादपों के
जीन प्रारूपों में आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाता है उत्परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। फसलों के जीन प्रारूप में आकस्मिक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं बहुगुणिता क्या है, तो जो हमारे पादपों में द्विगुणित गुणसूत्र हैं, पादपों में क्या होगा? द्विगुणित गुणसूत्र। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि, द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी बहुगुणिता। प्रश्न भी आता है आपसे बहुगुणिता से क्या तात्पर्य है, तो द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि क्या कहलाती है? बहुगुणिता कहलाती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं उत्परिवर्तन हमारा डबल हो गया है। अगला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है? मानव उपयोगी या लाभदायक परिवर्तन कराने के लिए पादपों में वांछित जीनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। यानी मैं इसको कह सकता हूं पादपों में वांछित जीनों का स्थानांतरण, वांछित जीनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ये आपके क्या हो गए? विभिन्नता उत्पादन वाले पॉइंट हो गए। आप लोगों से प्रश्न ये आएगा विभिन्नता उत्पादन के आधार कौन कौन से हैं, तो ये सभी विभिन्नता उत्पादन के आधार हैं। या फिर एक एक करके आपको इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। बहुत बार इनके प्रश्न आपको एग्जाम में आए हैं और इस एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे। अगला है अपना चयन। अब चयन क्या होगा? हमारे पास विभिन्न जीन प्रारूप हैं। क्या है? विभिन्न जीन प्रारूप, विभिन्न जीन प्रारूप। और अगर हमारे पास विभिन्न जीन प्रारूप हैं, इनमें से हम क्या करेंगे? इनमें से हम उत्तम गुणों वाले जीन प्रारूप की पहचान करेंगे, उत्तम गुणों वाले की पहचान। और वही क्या कहलाएगी? वही कहलाएगी चयन। यानी फसल या पादपों के विभिन्न जीन प्रारूपों में से उत्तम गुणों वाले जीन प्रारूप की पहचान करना क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। बहुत सारी फसलें हैं हमारे पास, उनमें से हम उत्तम गुणों वाली फसल का चुनाव करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी हमारी चयन। अब क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये नई विकसित व पुरानी किस्मों के मध्य तुलना है, किस्मों के मध्य तुलना। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका मूल्यांकन। यानी मान लो हमने क्या किया, एक नई किस्म का विकास किया। एक तो हमने नई किस्म विकसित की, एक हमारे पास कोई पुरानी किस्म है। तो नई जो किस्म विकसित की है और जो पुरानी हमारे पास किस्म है, उन दोनों के बीच की तुलना करना क्या कहलाता है? वो कहलाएगा मूल्यांकन। अब आता है गुणन। गुणन क्या है? नई विकसित किस्मों के बीजों की संख्या में वृद्धि क्या कहलाएगी? गुणन कहलाएगी। वितरण क्या है? नई विकसित किस्म को किसानों को उपलब्ध कराना क्या है? वितरण है। इन दोनों पॉइंटों से आपको प्रश्न नहीं आते हैं, ये दोनों पॉइंटों से आपको प्रश्न आते हैं। तो ये प्रजनन की क्रियाएं क्या हो गई? आपकी फिनिश हो गई। कितनी क्रिया होती हैं? 5 क्रिया होती हैं। विभिन्नता उत्पादन कैसे होता है पता चल गया आपको। चयन और मूल्यांकन क्या है ये भी आप लोगों को पता चल गया। इन जो भी मैंने ये पॉइंट कराए हैं, आपको परिभाषा यहीं से पूछी जाती है। इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न परिभाषा वाले आते हैं और यहीं से आपको परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, तो हमारा ये भी पॉइंट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। प्रजनन की क्रियाएं 4 पॉइंट हमारे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम 5वें पॉइंट पर चलते हैं, ग्राम्यन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पर डायरेक्टली और बारीकी से हम सभी जो पॉइंट है हमारे उनके बारे में चर्चा करेंगे। काफी सरल होने वाला है आपके लिए, आपको इतना कठिन लगेगा नहीं ये पूरा चैप्टर। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है वो हमारा ग्राम्यन। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब हम ग्राम्यन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं ग्राम्यन क्या है, कैसे आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहली तो मैं अगर बात करूं ग्राम्यन क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था ग्राम्यन क्या है। जस्ट मैंने आपको बताया ग्राम्यन क्या है। जो फसल के जंगली प्रारूप हैं,
जंगली प्रारूप, फसल के जो भी हमारे जंगली प्रारूप हैं या फसल की जो जंगली प्रजातियां हैं, उन जंगली प्रारूपों की खेती करना क्या कहलाता है? ग्राम्यन कहलाता है। जो भी हमारी जंगली फसलें हैं, जो भी हमारे जंगली जीन प्रारूप हैं, उनकी खेती करना क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ग्राम्यन। अब ग्राम्यन के दौरान में क्या होता है? इनमें परिवर्तन होता है। ग्राम्यन के दौरान जो परिवर्तन होता है, जैसे मान लो अगर हम जंगली प्रजाति की क्या करते हैं? खेती करते हैं, तो परिवर्तन होगा, इनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होगा। उस परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। ग्राम्यन के दौरान जंगली प्रजातियों में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको वर्ण कहा जाता है। और जो वर्ण है वो दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का। एक तो मैं अगर बात करूं तो एक तो कौन सा होगा? प्राकृतिक वर्ण। कौन सा होगा? प्राकृतिक वर्ण। और एक कौन सा होगा? एक होगा आपका कृत्रिम वर्ण। आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है। पहला प्रश्न क्या आएगा आपको? आपको पहला प्रश्न आएगा ग्राम्यन के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होगा, प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण। फिर आपको क्या पूछा जाता है? प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर लिखिए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर लिखिए। तो हम कैसे अंतर लिख सकते हैं? बहुत सरल है, ध्यान रखना। यहाँ पहला अंतर क्या होगा? ये किसके द्वारा होता है? ये प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है। ये किसके द्वारा होगा? ये प्राकृतिक कारकों द्वारा होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कृत्रिम या मैं कहूं मानवीय कारकों द्वारा होता है। कृत्रिम या मानवीय कारकों द्वारा होता है। ठीक है। अब यहां दूसरे अंतर की हम बात करें, बहुत सरल है। दूसरा अंतर क्या होगा? इसमें सभी प्रजातियों में जनन होगा। प्राकृतिक वर्ण में क्या होगा? जितनी भी प्रजातियां हैं सभी प्रजातियों में क्या होता है? जनन होता है। सभी प्रजातियों में जनन होता है। और यहां अगर मैं बात करूं केवल चयनित प्रजातियों में जनन होता है। जिनका हमने चुनाव किया है उनमें ही जनन होगा। केवल चयनित प्रजातियों में जनन होता है। केवल चयनित प्रजातियों में क्या होगा? जनन होगा। अब तीसरे और प्रमुख अंतर की बात करूं तो इनमें जो विभिन्नता होती है, विभिन्नता वो क्या होती हैं? अधिक होती हैं। इनमें विभिन्नता क्या पाई जाती हैं? अधिक। और इनमें जो विभिन्नता है, इनमें जो विभिन्नता है वो क्या होती हैं? इनमें विभिन्नता पाई जाती है कम। इनमें विभिन्नता कम पाई जाती है और इनमें विभिन्नता क्या होती है? ज्यादा होती है। तीन प्रमुख अंतर हो गए। आपको 1.5 नंबर का प्रश्न आएगा प्राकृतिक वर्ण और कृत्रिम वर्ण में अंतर लिखिए। या पूछा जाएगा ग्रामीण के दौरान वर्ण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होगा। प्राकृतिक कारकों द्वारा होगा वो प्राकृतिक वर्ण, कृत्रिम या मानवीय कारकों द्वारा होगा वो कृत्रिम वर्ण। ये सभी प्रजातियों में होगा जनन, यहाँ केवल चयनित प्रजातियों में जनन होगा। इसमें विभिन्नता अधिक होंगी और इसमें विभिन्नता क्या होंगी? कम होंगी। तो ये हमारा ग्रामीण वाला जो पॉइंट था वो क्या हो गया? वो हमारा कंप्लीट हो गया। यानी 1, 2, 3, 4 और 5 पॉइंट इस चैप्टर में हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम छठवें पॉइंट के बारे में बात करें, जनन द्रव्य क्या है। ठीक है, चलिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब अगला कौन सा है? अगला है हमारा जनन द्रव्य। इसके बारे में भी हम विस्तार से जान लेते हैं। काफी सरल है, रटने का प्रयास आपको कतई करना नहीं है, केवल समझने की आपको कोशिश करनी है। अब अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं जनन द्रव्य। जनन द्रव्य, अब जनन द्रव्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं।
जनरली अगर मैं जनन द्रव्य की बात करूं तो जो हमारी पादप प्रजातियां हैं, क्या है हमारी पादप प्रजातियां, पादप प्रजातियां, उन पादप प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ, कुल आनुवांशिक, और आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, वही डीएनए होता है। तो पादप प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है जनन द्रव्य। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जनन द्रव्य से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग क्या लिखोगे, पादप प्रजातियों में उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं। जनरली अगर स्टूडेंट्स में जनन द्रव्य की बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको आनुवांशिक संसाधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको आनुवांशिक संसाधन भी कहा जाता है। जनन द्रव्य की बात करें तो जनन द्रव्य को क्या कहा जाएगा, आनुवांशिक संसाधन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, जनन द्रव्य कई प्रकार का होता है, जैसे देसी प्रजाति, विदेशी प्रजाति। लेकिन अगर हम मेनली बात करें तो इसको जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है। इसकी अगर मैं किसकी बात करूं, जनन द्रव्य की वर्गीकरण की बात करूं तो इसका वर्गीकरण दो आधारों पर हुआ है। सबसे पहले आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का होता है। ग्राम्यन के आधार पर, अगर स्टूडेंट्स में ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य की बात करूं तो कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। एक तो मैं कहूं कृष्य, क्या होगा, कृष्य जनन द्रव्य। कृष्य जनन द्रव्य वह होता है जिसकी खेती की जाती है, जिसकी खेती की जाती है वो कृष्य जनन द्रव्य है। दूसरा आपका होगा जंगली जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य, जिसकी खेती नहीं की जाती है, उन प्रजातियों में जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसको जंगली जनन द्रव्य कहा जाता है। वहीं अगर मैं दूसरे वर्गीकरण की बात करूं, दूसरा वर्गीकरण है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का, तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक तो मैं अगर बात करूं तो कैसा, देसी जनन द्रव्य, जो देसी प्रजातियों में पाया जाता है, देसी जनन द्रव्य जो हमारी देसी प्रजातियों में पाया जाता है। दूसरी अगर मैं वही बात करूं तो कौन सा, विदेशी जनन द्रव्य, जो कि बाहर से आयातित किस्मों या प्रजातियों में पाया जाता है, विदेशी जनन द्रव्य। आप लोगों से प्रश्न कैसे आता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ग्रामीण के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, कृषि और जंगली। उत्पत्ति के आधार पर जनन द्रव्य कितने प्रकार का, दो प्रकार का, देशी और विदेशी। आगे अगर मैं बात करूं तो आगे हमारा प्रश्न आता है जनन द्रव्य संरक्षण। क्या आता है, जनन द्रव्य संरक्षण। अब संरक्षण क्या होगा, विभिन्न जो फसलें हैं उनमें उपस्थित कुल आनुवांशिक पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संरक्षण कहलाता है। और जनन द्रव्य का जो संरक्षण है वो दो प्रकार से किया जाता है, ध्यान रखना दोनों ही प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो मैं अगर बात करूं तो क्या होगा, एक तो हमारा होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। क्या होगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक तो क्या होगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण होगा। अब एक तो बाह्य स्थानीय संरक्षण हो गया। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है, जनन द्रव्य को दूसरे किसी स्थान पर संरक्षित करना क्या है, बाह्य स्थानीय संरक्षण है। और जो बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है वो कहां किया जाता है, जैसे मैं अगर बात करूं ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक, जैसे मैं अगर बात करूं जीन बैंक है, जीन बैंक, जैसे मैं अगर बात करूं अंग बैंक है, अंग बैंक, जैसे मैं बात करूं आपकी जीन बैंक, कोशिका बैंक है। यहां पर क्या किया जाता है, जनन द्रव्य का बाह्य स्थानीय संरक्षण किया जाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या है, जिस स्थान पर फसल प्रजाति उपस्थित है उसके दूसरे स्थान पर उसका संरक्षण करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जिस स्थान पर फसल प्रजाति उपस्थित है उसके दूसरे स्थान पर संरक्षण करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है।
और जो बाह्य स्थानीय संरक्षण है वो ब्लड बैंक, जीन बैंक, अंग बैंक, कोशिका बैंक आदि में किया जाता है। आप लोगों से प्रश्न भी पूछा जाता है कि जनन द्रव्य का बाह्य स्थानीय संरक्षण कहां पर होता है, तो इन सभी स्थानों पर होता है। आगे अगर बात करूं, एक होता है हमारा स्वस्थानीय संरक्षण। क्या होता है? स्वस्थानीय संरक्षण। अब स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? जहां पर कोई फसल प्रजाति पाई जाती है उसी स्थान पर फसल प्रजाति का संरक्षण करना क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। जिस स्थान पर फसल प्रजाति पाई जाती है उसी स्थान पर उसके जनन द्रव्य का संरक्षण क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जनन द्रव्य संरक्षण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, बाह्य स्थानीय संरक्षण और स्वस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्वस्थानीय संरक्षण मूल स्थान पर किया जाता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण दूसरे स्थान पर किया जाता है। एक प्रश्न आपको और पूछा जाता है, भारत में जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम क्या है? अगर मैं भारत में जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र के नाम की बात करूं तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है NBPGR। क्या है? NBPGR। और ये कहां स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। आप लोगों से प्रश्न क्या आता है? आप लोगों से जनरली प्रश्न आता है भारत में जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम है, तो भारत में जनन द्रव्य संरक्षण केंद्र का नाम क्या होगा? NBPGR होगा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया, जनन द्रव्य और जनन द्रव्य संरक्षण। जनन द्रव्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, संरक्षण कैसे होता है, तीनों चारों चीजें हमें पता चल गई। यानी मैं अगर बात करूं तो हमारे 6 पॉइंट क्या हो गए? क्लियर हो गए। अब हमारा 7वां पॉइंट क्या है? अपना 7वां पॉइंट है जीन कोष। क्या है? जीन कोष। अब अगर मैं जीन कोष की बात करूं तो जीन कोष क्या है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर मैं जीन कोष की बात करूं तो आगे हम पढ़ते हैं जीन कोष के बारे में, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है जीन कोष। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है हमारा जीन कोष, काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। जीन कोष। अब अगर स्टूडेंट्स मैं जीन कोष की बात करूं, अब जीन कोष किसे कहते हैं? जीन कोष होगा हमारा जो संकरण योग्य प्रजाति है। क्या है? संकरण योग्य प्रजाति। जिन प्रजातियों में संकरण कराया जा सकता है उन संकरण योग्य प्रजाति एवं उनके संबंधी एवं उनके संबंधियों में उपस्थित जीन एवं इनके विकल्पी जीन एवं उनके विकल्पी क्या कहलाते हैं? जीन प्रारूप कहलाते हैं, यानी जीन कोष कहलाते हैं। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि जीन कोष किसे कहते हैं, तो हमारी जितनी संकरण योग्य प्रजाति हैं जिनमें संकरण कराया जा सकता है उनमें उपस्थित जीन और उनके विकल्पी क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जीन कोष। आप लोगों से पहला प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जीन कोष किसे कहते हैं, तो संकरण योग्य प्रजाति एवं उनके संबंधियों में उपस्थित जीन एवं उनके विकल्पी क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जीन कोष कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जीन कोष के प्रकार, तो मैं जनरली आपको बता दूं जो जीन कोष हैं वो कितने प्रकार के होंगे। जीन कोष 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार की अगर बात करूं तो कितने होंगे? 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से 3 प्रकार हैं इनके? एक तो मैं अगर बात करूं प्राथमिक जीन कोष, दूसरी में अगर बात करूं तो द्वितीयक जीन कोष, और तीसरी में अगर बात करूं तो तृतीयक जीन कोष। अब बिल्कुल सरल है ये। प्राथमिक जीन कोष क्या होंगे? जिनमें जो संकरण है, ऐसे जीन कोष जिनमें जो संकरण है वो आसानी से हो जाता है, ऐसे जीन कोष जिनमें संकरण आसानी से हो जाता है वो प्राथमिक जीन कोष हैं। ऐसे जीन कोष जिनमें संकरण कठिनता से होता है वो क्या कहलाते हैं? वो द्वितीयक जीन कोष कहलाते हैं।
ऐसे जीन कोष जिनमें संकरण नहीं होता है, संकरण नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको जनरली हम बोलते हैं तृतीयक जीन कोष। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्राथमिक जीन कोष क्या है, तो वे जीन प्रारूप या वे जीन एवं उनके विकल्पी जिनमें संकरण आसानी से हो जाता है, उनको क्या कहेंगे? प्राथमिक जीन कोष। जिनमें संकरण कठिनता से होगा उनको द्वितीयक जीन कोष। जिनमें संकरण बिल्कुल भी नहीं होगा उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें हम तृतीयक जीन कोष कहते हैं। तो ये आपका अगला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, जीन कोष। ठीक है, 7 पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक आपको मैं छोटा सा पॉइंट और बता दूं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है? जनरली मैं आपको बता देता हूं, आपको एक पॉइंट आता है आनुवांशिक अपर्दन। क्या आता है? आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन, आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है आनुवांशिक अपर्दन से। अब अगर स्टूडेंट्स में आनुवांशिक अपर्दन की बात करूं तो सबसे पहली बात तो यह कि आनुवांशिक अपर्दन होता क्या है। मैंने आपको बताया कि ग्राम्यन के आधार पर जनन द्रव्य 2 प्रकार का होगा, कृष्य जनन द्रव्य और जंगली जनन द्रव्य। और मैं आपको बता दूं कृष्य और जंगली जनन द्रव्य इन दोनों के मध्य विभिन्नता में कमी आना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। यानी मैं कह सकता हूं कृष्य प्रारूप, कृष्य प्रारूप व जंगली प्रारूपों, जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना, विविधता में कमी आना, विविधता में कमी आना क्या कहलाता है? वो कहलाता है आनुवांशिक अपर्दन। यानी एक तो मेरे पास जंगली पादप है, एक मेरे पास खेती योग्य पादप है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच अंतर में कमी होती जा रही है। उस अंतर में होने वाली कमी को ही हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक अपर्दन कहते हैं। यानी कृष्य प्रारूप और जंगली प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अपर्दन कहलाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिक अपर्दन का कारण क्या है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ये जो विविधता है उसमें कमी आ रही है। तो आपको कारण बताने होंगे, और कारण कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे प्रमुख कारण है एक तो वैज्ञानिक खेती। क्या है? वैज्ञानिक खेती। हम क्या कर रहे हैं आजकल? वैज्ञानिक खेती अपना रहे हैं। दूसरी में अगर बात करूं नई किस्म, क्या है? नई किस्मों का विकास। आजकल क्या हो गया है? आजकल बहुत सारी नई किस्मों का विकास हो गया है, और नई किस्मों के विकास के कारण ही क्या हुआ है? जंगली और कृषि दोनों जीन प्रारूपों के मध्य विविधता में क्या आई है? कमी आई है। एक अगर मैं बात करूं तो उचित प्रबंधन। अब क्या हो रहा है? अब जंगली और कृषि दोनों प्रजातियों क्या किया जा रहा है? उचित प्रबंधन किया जा रहा है। तो उचित प्रबंधन के कारण भी क्या है? दोनों के जीन प्रारूपों के मध्य में क्या आई है? कमी आई है। एक अगर बात करूं, अब किसान क्या कर रहा है? उत्तम बीज की बुआई कर रहा है। क्या कर रहा है? उत्तम बीज की बुआई। तो उत्तम बीज के कारण भी दोनों की विविधता में क्या आ रही है? कमी आ रही है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जंगली प्रारूप और कृषि प्रारूपों के मध्य विविधता में कमी आने का कारण क्या है? तो ये कारण है। आनुवांशिक अपर्दन के कारण क्या है? तो ये कारण है। आनुवांशिक अपर्दन किसे कहते हैं? तो ये आपको पता चल गया। मेरे हिसाब से आज के सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे, और हमारा लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया। 7 पॉइंट हमारे हो गए, हमारे ये 6 पॉइंट और इस चैप्टर में बचे हुए हैं। बाकी हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो वास्तव में अच्छी लगी हो एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताना। और आगे का पार्ट देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग हिमायर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां आपको इसका आगे का पार्ट मिल जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी जिनको आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।